मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। अभी तक मित्रों आपने जो पढ़ा, एक निश्चित क्रम में आप आ रहे थे, भाषा के बारे में समझा, वर्ण ज्ञान के बाद शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान में जो कुछ होता है, शब्द ज्ञान का पूरा वर्गीकरण, कितने भागों में, पूरा डिवाइडेशन हमने आपको पढ़ाया हुआ है। और इसके बाद लिंग, वचन, काल, कारक ये पढ़ाए हुए हैं। मित्रों अब पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्यों हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसका आपको कारण बता दें। वाक्य, क्योंकि एक वाक्य में जो कुछ भी होता है वो सब पढ़ चुके हैं, और जब छात्र की इतनी क्षमता हो जाए कि वो वाक्य में आए हुए पदों की पहचान कर सके, तब वाक्य पढ़ना आवश्यक है, और तब हम उसका वाक्य मानेंगे कि उसे वाक्य समझ में आया है। तो वाक्य पढ़ने के पहले हमने आपको वो सब पढ़ाया है जो एक वाक्य में होता है। तो एक वाक्य में क्या हो सकता है मित्रों? एक वाक्य में संज्ञा होती, या सर्वनाम होगी, या क्रिया होगी, या विशेषण होगी, या समुच्चय बोधक अव्यय होगा, या विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, या कारक चिन्ह होगा, या विराम चिन्ह होगा, या लिंग, वचन, काल, कारक होगा। मतलब एक वाक्य में जो भी होता है वो हम आपको भली भांति पढ़ा चुके हैं। और ऐसे भी नहीं मित्रों, भली भांति पढ़ा चुके हैं, और भली भांति आप समझते हैं बहुत अच्छे से। और जब वो हम आपको पढ़ा चुके हैं तो फिर वो आपको आना चाहिए। आपके सामने कोई भी वाक्य हो, आपको वहां पर पद परिचय जरूर आना चाहिए। और यदि आपसे पद परिचय नहीं बनता तो इसका मतलब है कि आपको अभी वर्ण ज्ञान नहीं है, आपको अभी शब्द ज्ञान नहीं है, तो फिर वाक्य पढ़ने के भागीदार आप नहीं हैं। और यदि बनता है तो फिर आगे वाक्य के लिए बढ़ें, अन्यथा वाक्य पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको एक वाक्य लिखता हूं और उसका पद परिचय कैसे प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। जैसे यहां एक बड़ा वाक्य लिखें कि जब मैं बंबई जाऊंगा, जब मैं बंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जब मैं बंबई जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक टोपी लाऊंगा, तुम्हारे लिए एक टोपी लाऊंगा। मित्रों इतना बड़ा वाक्य है। अब इस वाक्य में पद परिचय आपको आना चाहिए। मतलब मैं पूछूं कि जब मैं बंबई, मतलब हर पद का परिचय आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि ये तो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि तो क्या है। टोपी पूछूं टोपी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोपी क्या है। तो अगर ये पद परिचय की क्षमता आप में आ गई है तो फिर आगे वाक्य पढ़ना ठीक है। अगर नहीं आई है तो फिर क्या पढ़ेंगे मित्रों ऐसे पढ़ के? तो देखते हैं जब क्या हो सकता है। यहां पद परिचय में हम जब को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे कि सर्वनाम कहेंगे कि क्रिया कहेंगे कि विशेषण कहेंगे कि क्रिया विशेषण कहेंगे कि संबंध बोधक कहेंगे कि समुच्चय बोधक कहेंगे कि विस्मयादि बोधक कहेंगे? क्या कहेंगे जब को? देखिए मित्रों गौर से और समझिए, दिमाग चलाइए। जब, तो या तब, तो भी ठीक है, और तब लिख दें तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो मित्रों देख रहे हैं, जब, तब। जब मैं बंबई जाऊंगा तब तुम्हारे लिए एक टोपी लाऊंगा, तुम्हारे लिए एक टोपी लाऊंगा। तो मित्रों जब और तब एक ही वाक्य में दो ऐसे शब्द आते हैं जिनका आपस में संबंध होता है। यदि उनमें से एक का प्रयोग न किया जाए तो फिर अर्थ निकालना असंभव हो जाता है। तो मित्रों ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जितना उतना, जब तब, जैसा वैसा, जो सो, आपको पढ़ाया है हमने। सर्वनाम 6 भेद बताए हैं: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। ये 6 भेद सर्वनाम के आपको बताए हैं। तो फिर यहां आपसे बनना चाहिए। मित्रों पढ़ाई तो वो है जो एक बार पढ़ ली तो फिर वो जाए ना, और फिर ऐसे टाल मटोल नहीं कर रहे हैं हम। जब कभी मित्रों मानवीय त्रुटि हो जाती है, एक आध जगह कभी
उल्टा सीधा या कभी त्रुटिवश ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा। यदि ऐसा कहीं हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं उतना मैं बेहतर पढ़ाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। तो आप पढ़िएगा। जब और तब क्या है? एक सर्वनाम है, संबंधबोधक सर्वनाम है। इसके बाद है मैं। तो मैं क्या है? मैं भी सर्वनाम है, लेकिन मैं कौन सा सर्वनाम है? जब मैं बंबई जाऊंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष, क्योंकि कहने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जब मैं बंबई जाऊंगा, बंबई क्या है मित्रों? एक शहर का नाम है। संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? बंबई। जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, क्या है? तो पर्टिकुलर एक शहर की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जाऊंगा, जाना इसमें क्रिया है, तो मित्रों सर्वनाम है, सर्वनाम है, संज्ञा है और क्रिया है, सर्वनाम है। तुम्हारे लिए, के लिए आपको संबंध बोधक अव्यय पढ़ाया है। संबंध बोधक अव्यय, तो संबंध बोधक अव्यय में वो हमेशा कारक चिन्ह के साथ होता है। ये लिए क्या है? अव्यय है, लेकिन संबंध के कारक चिन्ह के साथ है रे। यहां रे क्यों है? क्योंकि सर्वनाम शब्द है। हमने वहां आपको बताया था कि रारी रे प्रायः सर्वनाम शब्दों के साथ और काकी के प्रायः संज्ञा शब्दों के साथ, प्रायः मतलब अधिकतर प्रयोग होता है। तो मित्रों यहां तुम्हारे, तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारे लिए, तो तुम किसके लिए यूज होता है? उत्तम पुरुष तो वो है जो कहता है, और तुम, आप मध्यम पुरुष है, सामने वाले के लिए, तो यहां ये सर्वनाम है। अब इसमें रे लिए, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। एक संख्या है, मतलब विशेषण है। किसका विशेषण है? टोपी का। कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाचक विशेषण है। टोपी क्या है? विशेष है, क्योंकि वो विशेषण है, तो ये विशेष है। विशेष संज्ञा भी हो सकता है, विशेष है। और लाऊंगा, लाना क्या है? क्रिया है। तो मित्रों समझ गए होंगे आप। इतने बड़े वाक्य में हर पद का परिचय आपसे बनना चाहिए। हमने वाक्य क्यों नहीं शुरुआत में पढ़ाया? बहुत सारे टीचर्स होते हैं ऐसे, बहुत सारे, जो पता नहीं चल रहा कहां से शुरू कर रहे हैं और कहां अंत कर रहे हैं। पता चला कि पढ़ाने पहला बैच आए और पहली क्लास में उन्होंने संधि शुरू कर दी पढ़ाना। आपको संधि पढ़ा गए, समास पढ़ा गए और रस छंद अलंकार और हिंदी खत्म। बल्कि हमने आपको मूल से लिया, जड़ से लिया, जहां से हिंदी प्रारंभ होती है, जहां से वर्ण व्यवस्था प्रारंभ होती है, लिपि आदि मानों से हमने आपको लिया, और आदि मानों से लाके भाषा का निर्माण, लिपि का निर्माण, वर्ण व्यवस्था, फिर वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य तक आ गए, वर्णों का भेद, शब्दों का भेद, और आज वाक्य तक पढ़ने आ गए। तो वाक्य पढ़ने के पहले कम से कम शब्द तो आपसे बनना चाहिए। तो मित्रों ये सब सीखिएगा। अगर नहीं बनता तो कोई भी वाक्य आपको दिखे, उस वाक्य में पद परिचय जानना सीखिए। पद परिचय बहुत जरूरी है। पद परिचय आप जानने लगेंगे तो व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा। जहां आपको नहीं आ रहा तो अपना नोट्स खोलिए। आपने व्यवस्थित नोट्स बनाया हुआ है, उस व्यवस्थित नोट्स को आप खोलिए, उसमें देखिएगा तो बनने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य, वाक्य मित्रों है क्या? जैसे ईंटों से दीवाल, दीवाल से कमरा, कमरों से घर, ऐसे वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बना, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो मित्रों क्या कोई भी हम शब्द जोड़ दें तो वाक्य बन जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए, तब वो वाक्य बनेगा। क्या हम कुछ भी लिख दें, डिंग डोंग लिख दें, डिग मग सक लिख दें, तो क्या ये वाक्य बन गया? ये वाक्य नहीं बना, क्योंकि इसमें सार्थकता नहीं है। मित्रों इसमें सार्थकता की कमी है, अर्थ सहित नहीं है। अर्थ मिलना चाहिए। तो जैसे हम लिख दें कि राम जाता है, तो व्यवस्थित है, उसमें अर्थ मिल रहा है।
अगर हम लिख दें कि मैंने चाय खाई, तो इसमें तो सार्थकता है। ठीक है कि इन शब्दों में कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, निरर्थक शब्दों का प्रयोग था, लेकिन मित्रों मैंने तो सार्थक शब्द है, चाय सार्थक शब्द है और खाई सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्दों का समूह है, तो क्या ये वाक्य हो सकता है मैंने चाय खाई? नहीं हो सकता मित्रों, इसमें अर्थ देने की योग्यता नहीं है। सार्थक शब्दों का प्रयोग तो है इसमें, लेकिन अर्थ देने की योग्यता नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, चाय पी जाती है। तो मैंने चाय पी, ये सही होना चाहिए, मतलब इसमें योग्यता की कमी है, अर्थ देने की योग्यता नहीं है। मित्रों इसके बाद आकांक्षा, जैसे कोई वाक्य लिख दें कि पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। अब इसमें देखिए अर्थ देने की क्षमता भी है, योग्यता है इसमें अर्थ देने की, और सार्थक शब्दों का समूह भी है। तो फिर क्या ये पूर्ण वाक्य है, एक वाक्य है व्यवस्थित? क्या आपको कुछ कमी महसूस हो रही है? बिल्कुल, इसमें कर्ता जानने की कमी हो रही है। पत्र लिखता है, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए। और तो हमारी कुछ इच्छा है, कुछ आकांक्षा है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है। और किसको जानने की इच्छा है? कर्ता को जानने की इच्छा है। यहां अगर कर्ता जुड़ जाए तो शायद बढ़िया बन जाएगा। राम पत्र लिखता है, अब वाक्य लिख गया, लेकिन पत्र लिखता है, तो इसमें क्या कमी है? आकांक्षा की कमी है, आकांक्षा होना चाहिए। तो सार्थकता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए और आकांक्षा होना चाहिए। चलिए सब ये समाहित कर देते हैं। जैसे यहां लिखते हैं कि राम जाता है, तो मित्रों क्या ये वाक्य बन गया? इसमें क्या कमी रह गई? राम जाता है, राम लिखा है, जाता लिखा है लिखा है, मतलब इसमें कोई कमी भी नहीं है, आकांक्षा भी नहीं है इसमें कोई, इसमें अर्थ देने की योग्यता भी है, राम जाता है, और सार्थक शब्दों का प्रयोग भी है, राम जाता है। तो क्या ये वाक्य है कि कोई कमी दिख रही है इसमें? मित्रों इसमें कमी है। किसकी कमी है? शब्दों की निकटता की कमी है। ये राम जाता और है, ये दूर दूर लिखे हैं, इनको पास में लिखना चाहिए, इसमें निकटता होनी चाहिए। तो एक निकटता, यहां तक आप देख पा रहे हैं मित्रों, निकटता होना चाहिए। तो चलिए एक वाक्य ऐसा लिखते हैं जिसमें निकटता डाल देते हैं। जैसे रात होती चांदनी है सुहावनी, रात होती चांदनी है सुहावनी। तो मित्रों ये सही है वाक्य। इसमें क्या गलत है? इसमें तो सार्थकता भी है, सार्थक शब्दों का प्रयोग है, इसमें योग्यता भी है, आकांक्षा भी इसमें कोई नहीं है, और निकटता भी है। देखिए पास पास में भी लिखे हैं शब्द। तो फिर क्या कमी रह गई मित्रों? इसमें पदक्रम की कमी रह गई। पदक्रम होना चाहिए, पदों का निश्चित क्रम नहीं है इसमें। रात होती चांदनी है सुहावनी, अगर ऐसा ना हो, चांदनी रात सुहावनी होती है, अगर ऐसा वाक्य हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पदक्रम की कमी है। चलिए पदक्रम की कमी को दूर कर देते हैं। अगर पदक्रम की कमी को दूर करते हैं मित्रों, अगर यहां लिख दें लड़के लड़कियां बाजार, लड़के लड़कियां बाजार गईं, तो मित्रों सही है ये? लड़के लड़कियां बाजार गईं। अब इसमें क्या कमी है? सब कुछ है, सार्थकता है, योग्यता है, आकांक्षा है, निकटता है, पदक्रम है, सब है। लेकिन मित्रों इन शब्दों के साथ, लड़के और लड़कियों के साथ जो क्रियापद है उनका उचित मेल नहीं है, मतलब अन्वय नहीं है। इस कमी को अन्वय बोलते हैं, अन्वय की कमी है। क्योंकि गई केवल लड़कियों को सपोर्ट करता है, लड़के को नहीं। लड़के लड़कियां बाजार गए होना चाहिए,
ना गई ना गया गई, तो सही था। तो मित्रों सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये होना ही चाहिए वाक्य में। मतलब ये है क्या, ये वाक्य के तत्व है, वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व क्या होते हैं मित्रों? कुछ वाक्य के भेद होते हैं, कुछ वाक्य के अंग होते हैं और कुछ वाक्य के तत्व होते हैं। तो जिनसे जीवन संभव हुआ है या जिनसे वो मिलकर बना है उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे अपने कितने तत्व हैं मानव शरीर के, या जो भी मानव शरीर ना हो के, या जो भी शरीरधारी है, चाहे वो पशु हो, जीव जंतु हो, जलचर हो, थलचर हो, जो भी जीवधारी है उसके कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये 5 तत्व होते हैं। तो ये वाक्य के तत्व हैं। उन 5 तत्वों के बिना जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से वाक्य के तत्वों के बिना वाक्य का निर्माण संभव नहीं है। तो ये वाक्य के तत्व हैं। मित्रों समझ में आ गया? वाक्य की परिभाषा समझ गए आप, वाक्य के तत्व समझ गए आप। अब कुछ वाक्य के अंग होते हैं। तो मित्रों वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व और वाक्य के भेद। पहले तो भेद, तत्व और अंग, इसमें ही समझ लीजिए आप, यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो वाक्य के तत्व, वाक्य के भेद और वाक्य के अंग। कई जगह आपने पढ़ा होगा अंग, भेद और तत्व, और आज तक समझ में नहीं आया कि ये है क्या। अपन तो सबको एक सा समझते रहे। मित्रों जब मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता था, 9th क्लास में, तो मेरी कक्षा में मेरे नाम के 2 लोग थे, मतलब 2 मिथिलेश थे। मेरा नाम मिथिलेश है, तो 2 मिथिलेश थे, एक मिथिलेश हरदेनिया और एक मिथिलेश अदर कोई। तो उस कक्षा में, मतलब 9वीं क्लास में, मिथिलेश के भेद कहलाए। मिथिलेश के 2 भेद थे, एक मिथिलेश हरदेनिया और एक मिथिलेश अदर। समझ में आ रहा है? अब अगर यहां पूछा जाए कि मिथिलेश के तत्व क्या हैं, तो मित्रों मिथिलेश एक शरीरधारी है और प्रत्येक शरीरधारी के 5 तत्व होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। तो मिथिलेश के ये 5 तत्व हैं। अब चाहे वो मिथिलेश हरदेनिया हो और चाहे वो मिथिलेश अदर हो, शरीरधारी दोनों हैं, मिथिलेश तो दोनों हैं वो। तो मिथिलेश के ये 5 तत्व कहलाएंगे। अब मिथिलेश के अंग क्या कहलाएंगे? तो चाहे मिथिलेश हरदेनिया हो, चाहे मिथिलेश अदर हो, मिथिलेश के अंग कहलाएंगे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, ये सब मिथिलेश के अंग कहलाएंगे। तो अंग, तत्व और भेद शायद आप भली भांति समझ गए होंगे। तो वाक्य के तत्व समझ गए, जिनके बिना निर्माण संभव नहीं है, वो वाक्य के तत्व हैं। अब पढ़ते हैं वाक्य के अंग, फिर पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं मित्रों, वाक्य के अंग। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मित्रों उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, इनको जानना आवश्यक है। तो जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य है और जो बात की जाए वो विधेय है। ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में, और जो बात की जाए, जो बात की जाए वो विधेय है, और जिसके बारे में की जाए वो उद्देश्य है। जैसे यहां लिखें कि राम दौड़ता
है। तो मित्रों यहां किसके बारे में बात की जा रही है? ये तो वाक्य हो गया राम दौड़ता है, लेकिन बात किसके बारे में की जा रही है? मित्रों राम के बारे में यहां बात की जा रही है। तो राम के बारे में बात की जा रही है तो राम क्या होगा? उद्देश्य होगा, क्योंकि जिसके बारे में बात की जाए और जो बात की जाए, राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि दौड़ता है, तो ये जो दौड़ता है ये हो जाएगा विधेय, क्योंकि जो बात की जाए वो विधेय है। तो मित्रों आप उद्देश्य और विधेय समझ गए होंगे। अब होता है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। एक होता है उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, और एक होता है विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। मित्रों उद्देश्य की विशेषता बताने वाले पदों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं और विधेय की विशेषता बताने वाले पदों को विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे यहां राम उद्देश्य है तो राम की विशेषता बताने वाला पद हो, यहां विधेय दौड़ता है तो दौड़ने की विशेषता बताने वाला पद हो, वो विधेय का विस्तार होगा, और राम की विशेषता बताने वाला उद्देश्य का विस्तार होगा। राम मतलब उद्देश्य, तो उद्देश्य की जो भी विशेषता बताई जाए तो यहां लिख सकते हैं विस्तार मतलब विशेषता, विशेषता, और यहां विधेय का विस्तार मतलब विधेय की विशेषता। ये समझ सकते हैं आप भली भांति। एक वाक्य के द्वारा आपको समझाते हैं, जैसे घोड़ा, यहां लिखते हैं घोड़ा दौड़ता है। मित्रों ये एक वाक्य लिखा है घोड़ा दौड़ता है, इसमें घोड़ा क्या है? क्योंकि घोड़े के बारे में बात की जा रही है तो घोड़ा होगा उद्देश्य, और क्या बात की जा रही है? दौड़ने की बात की जा रही है, तो दौड़ता है होगा विधेय। अब उद्देश्य की विशेषता बताने वाला पद, उद्देश्य की विशेषता बताए, घोड़ा है तो घोड़े की कोई विशेषता हो, जैसे काला, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो मित्रों घोड़े की विशेषता है, घोड़ा कैसा है? काला है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। और ये तेज विधेय की विशेषता है तो ये हो जाएगा विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। ये विधेय का विस्तार हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की विशेषता बताने वाला पद उद्देश्य का विस्तार होता है और विधेय की विशेषता बताने वाला पद विधेय का विस्तार होता है। मित्रों दोनों उदाहरण आपके सामने हैं तो निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे। कुछ उदाहरण देख लेते हैं एक दो, जिसमें उद्देश्य विधेय, उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार एक साथ सब हो, तो आप उनको पहचान पाएंगे या नहीं। तो इस तरह से एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम की मां ने गर्मा गरम राम की मां ने गर्मा गरम खाना खिलाया, खाना खिलाया। मित्रों राम की मां ने गर्मा गर्म खाना खिलाया। ध्यान रखें एक वाक्य के दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए वाक्य, मैं चाहे जितना बड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरे अंग तो उतने ही होंगे ना, कोई अलग से अंग तो फूट नहीं जाएंगे कि मैं बड़ा हो गया तो फिर एक अलग से अंग। हाँ छोटे ही में निकल आते हैं, जो भी बाल दांत वगैरह आप सोचो अगर कि नहीं बड़े होंगे तो दांत निकलेंगे, ठीक है, तो छोटे ही में निकल आते, फिर मैं चाहे जितना बड़ा होता जाऊं फिर कोई अंग अलग से नहीं निकलेगा।
तो अंग उतने ही होंगे, चाहे जितना बड़ा वाक्य हो। अगर बड़ा वाक्य आपको देखना है तो आप बड़ा वाक्य देख सकते हैं। लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ बाहर गई। कितना लंबा वाक्य मित्रों, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ बाहर गई। पूरा यहां से लेकर और वहां तक आपका पूरा बोर्ड फिल हो जाएगा, इतना बड़ा वाक्य। लेकिन इसमें भी अंग दो ही होंगे, उद्देश्य होगा और विधेय होगा। उद्देश्य और विधेय के अलावा अगर उसमें कुछ लंबा करने वाला है तो वो है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। तो पहले वाक्य में देख लेते हैं कि राम की मां ने गर्मा गर्म खाना खिलाया। तो इसमें हमें उद्देश्य को पहचानना है, विधेय को पहचानना है, और उद्देश्य के विस्तार को पहचानना है और विधेय के विस्तार को पहचानना है। तो मित्रों पहले हम उद्देश्य और विधेय पहचानते हैं, मतलब इस वाक्य में हमें मूल वाक्य निकालना है। तो मूल वाक्य क्या है? मूल वाक्य है मां ने खाना खिलाया। मां ने खाना खिलाया, ये मूल वाक्य है। अब मां की विशेषता क्या है? कि वो राम की है। और खाना खिलाने की विशेषता क्या है? कि वो गर्मा गर्म है। तो मित्रों मां क्या हो जाएगी और खाना खिलाना क्या हो जाएगा? तो मां यहां पर होगी उद्देश्य, मां होगी उद्देश्य और खाना खिलाना होगा विधेय। ऐसे यहां राम की, राम क्या होगा? क्योंकि राम की मां है तो उस मां की विशेषता है कि वो राम की मां है, तो ये हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। और चूंकि खाना खिलाने की विशेषता क्या है, मतलब विधेय की विशेषता क्या है? कि वो गर्मा गर्म है, तो ये विधेय का विस्तार हो जाएगा, विधेय का विस्तार। अब लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ बाहर गई। अब इसमें आपको उद्देश्य और विधेय पहचानना है। तो पहले वाक्य भले बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इस वाक्य में मूल वाक्य निकालिएगा। ये तो बाकी सब विशेषता है। मूल वाक्य में देखिए आप, लड़की और बाहर गई, लड़की बाहर गई, मतलब इसमें लड़की और बाहर गई, इतना है मूल वाक्य। बाकी लड़की की विशेषता है कि लंबे लंबे बालों वाली है, और वहां बाहर जाने की विशेषता है कि बाहर गई तो एक बच्चे के साथ अभी अभी बाहर गई, तो वो पूरा विशेषण में लिया जाएगा या विधेय का विस्तार होगा। तो यहां लड़की उद्देश्य होगी, उद्देश्य, और बाहर गई ये विधेय होगा, विधेय। बाकी लड़की की विशेषता क्या है? कि वो लंबे लंबे बालों वाली है, तो ये होगा उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार। और ये अभी 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 गई है, ये विशेषता है, और एक बच्चे के साथ गई है, तो ये सब हो जाएगा विधेय का विस्तार पूरा, विधेय का विस्तार। तो इस प्रकार से आप वाक्य के अंग और वाक्य के तत्व समझ गए होंगे आप मित्रों। अब है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद पढ़ते हैं मित्रों। वाक्य को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेदों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। मित्रों बहुत ज्यादा पूछा गया है ये रचना के आधार पर वाक्य भेद, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये आज तक। अगर वाक्य से प्रश्न आया है तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये 8 भेद होते हैं। मित्रों जो 3 भेद हैं उसमें सबसे पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य, फिर है संयुक्त वाक्य
और फिर है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। इस तरह से ये रचना के आधार पर, ध्यान रखिएगा, और यह अर्थ के आधार पर। तो मित्रों, अर्थ के आधार पर जो आपको पढ़ना है मुख्य रूप से वो पहला और आठवां याद रखना है, क्योंकि जो पहला भेद है विधानवाचक और जो अंतिम है संकेतवाचक, इनको पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी बीच में तो उनके जैसे नाम हैं वैसे ही काम है। पहला आपको याद करना है विधानवाचक, ये तरीका है याद करने का, विधानवाचक वाक्य, और सबसे नीचे है संकेतवाचक वाक्य। मित्रों, यहां बाकी जितने बीच में होंगे इनको तो समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि निषेधवाचक, आज्ञावाचक, तो निषेध में किसी चीज का निषेध किया जाता है, आज्ञावाचक में आज्ञा ली जाती है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, तो इनके जैसे नाम है वैसे ही काम है। जैसे निषेध, आज्ञा, प्रश्न, तो यहां लिख देंगे निषेध, आज्ञा और प्रश्न। फिर इच्छा, संदेह और विस्मय, इच्छा, संदेह और विस्मय। अब मित्रों ये देखें, विधानवाचक और संकेतवाचक, जहां कार्य के चल रहे होने का बोध हो वहां विधानवाचक वाक्य है। कोई काम चल रहा हो, जैसे राम पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, ऐसे उदाहरण हो तो वो विधानवाचक वाक्य है। अब निषेध आपको समझाने की क्या आवश्यकता है? जहां निषेध किया जाए, कोई काम रोका जाए, वहां मत बैठो, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, वो निषेध है। आज्ञावाचक, जहां आज्ञा दी जाए, इसमें आपको आज्ञावाचक में प्रार्थना, आज्ञा और उपदेश, ये तीन चीजें ध्यान रखना है। प्रार्थना, आज्ञावाचक में प्रार्थना, आज्ञा और उपदेश। उपदेश दिया जाए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज्ञा, बाजार चले जाओ, फल ले आओ, तो ऐसे आज्ञावाचक में आएंगे। मित्रों, प्रश्नवाचक, कौन, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, ये सब शब्द प्रश्न बनाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कितने बजे आते हो, क्या खाते हो, ये सब प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छा मतलब मेरी इच्छा है भाई, आज तो मैं फल ही फल खाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं आपको वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। संदेह, जहां संदेह हो कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ, वहां संदेहवाचक है। शायद शाम तक पिताजी आ जाएंगे, संदेह है, क्लियर नहीं है कि आ ही जाएंगे, शायद आ जाएं, वो संदेह। विस्मय, जहां आश्चर्य हो, विस्मय हो, वाह, छी, देख, अरे, ओहो, वाह, कितना मनमोहक दृश्य है। तो जहां विस्मय, आश्चर्य वाले शब्दों का प्रयोग हो और विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग हो, वहां विस्मय होता है। मित्रों, संकेतवाचक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जो हमने आपको हेतु हेतु मद जब काल पढ़ाए थे, काल में हेतु हेतु मद पढ़ाया था, वही है बिल्कुल संकेतवाचक, कंडीशनल सेंटेंस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, संकेतवाचक वाक्य। उसमें कंडीशन रहती है कि यदि ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, यदि बादल होंगे तो वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसलें अच्छी होंगी, यदि पढ़ोगे तो सफल होगे। तो जहां कंडीशन हो, कंडीशन सो हो, वहां संकेतवाचक है, मतलब बिल्कुल हेतु हेतु मत। तो ये आप समझ गए होंगे, कार्य के चल रहे होने का बोध हो, जहां रोका जाए, जहां आज्ञा दी जाए, जहां प्रश्न किया जाए, जहां इच्छा हो, संदेह, विस्मय और संकेतवाचक। तो शायद आपसे ये बन जाएंगे। 8 भेद होते हैं इनके। अब मित्रों बात आती है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य तो बहुत आसान है, नाम ही है उसका सरल वाक्य।
जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वहां सरल वाक्य होता है। मित्रों, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, वाक्य चाहे जितना बड़ा हो। इसके पहले हमने एक आपको बहुत बड़ा वाक्य लिखा, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ बाहर गई, बहुत लंबा वाक्य था, लेकिन वो भी सरल वाक्य है। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य है। अब बात आती है संयुक्त वाक्य की। तो मित्रों, बहुत आसान है इसको सीखना, बहुत आसान। आपने समुच्चय बोधक अव्यय पढ़े होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय, ये ध्यान रखना है आपको जो मैंने यहां लिखा। संयुक्त वाक्य हमेशा समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? हमने समुच्चय बोधक अव्यय आपको बहुत भली भांति पढ़ाए हैं। उसके 3 भेद बताए हैं, एक जोड़ने का, अलग रखने का और एक ऑप्शनल। लेकिन, किंतु, परंतु, तथापि, यद्यपि, इसलिए, और, एवं, तथा, चाहे, अन्यथा, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय। अगर इनसे 2 वाक्य जुड़े हैं, मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका, तो मैं बीमार था और नहीं आ सका, इन दोनों को किसने जोड़ा? इसलिए ने। इसलिए क्या है? समुच्चय बोधक। और जब समुच्चय बोधक से जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य होगा। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन इसमें कुछ अपवाद तत्व हैं, वो आपको जानना चाहिए। तो, नहीं तो, लेकिन, किंतु, परंतु, ये तो बहुत आसान है, लेकिन अपवाद हैं वहीं से। अपवाद कहां लिखे हैं? हिंदी में लिखे हैं। लेकिन हिंदी में यदि आप समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ लेते हैं तो फिर आपको अपवाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही चीजें कुछ अलग से हटके लिखी हुई हैं और वो शब्द तो अपने आप अपवाद में आते हैं, वो अपने आप समुच्चय बोधक में आते हैं, तो वहां आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अब मिश्र वाक्य की बात करें तो मित्रों, आपने संबंध बोधक सर्वनाम पढ़ा होगा। संबंध बोधक अव्यय नहीं, ध्यान रखिएगा, संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम से, सर्वनाम। तो जो संबंध बोधक सर्वनाम से जुड़े वो मिश्र वाक्य। संबंध बोधक सर्वनाम में 2 होते हैं, जिसका उसका, जैसा वैसा, जो सो, यदि तो जब 2 से जुड़े ये, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो यदि और तो आया तो फिर वहां मिश्र वाक्य है। तो समझ गए, 2 से जुड़े, अर्थात संबंध बोधक सर्वनाम से जुड़े तो मिश्र वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़े तो संयुक्त वाक्य। लेकिन यहां आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे। जैसे की है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि महात्मा गांधी दुनिया के महान पुरुष थे। तो यहां की सिंगल है और की आपको ऐसा लग रहा है जैसे समुच्चय बोधक का हो, लेकिन की समुच्चय बोधक नहीं है। आप समुच्चय बोधक को भली भांति पढ़िएगा, उसमें की नहीं है। तो समुच्चय बोधक जब नहीं है तो फिर मिश्र वाक्य में जाएगा। तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि महात्मा गांधी दुनिया के महान पुरुष थे, तो ये संबंध बोधक सर्वनाम से जुड़े हों और ये मिश्र वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं। तो ये आप मित्रों ध्यान रखिएगा। तो वाक्य पूरा हुआ, वाक्य की परिभाषा आपने पढ़ी, वाक्य के तत्व पढ़े, वाक्य के अंग पढ़े, वाक्य के भेद पढ़े, वर्गीकरण किया रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे ये है, रचना के आधार पे ये है, इनको हमने आपको बताया हुआ है। अर्थ के आधार पर भी हमने आपको समझाया हुआ है, आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो सरल, जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े वो संयुक्त, जो संबंध बोधक अव्यय से जुड़े वो सर्वनाम। की को अलग से ध्यान रखिएगा कि की अगर आए कहीं जोड़े तो वो मिश्र वाक्य होता है। ये और ये अलग से याद रखना है, ये जैसे इनके नाम है वैसे ही इनका काम है। तो वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। मित्रों जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा उपस्थिति दर्शाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।